गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था पर चर्चा करेंगे। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ से बना हुआ है। पदार्थ आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था। द्रव्य की अवस्था में आप लोग को बताया गया था, आप कक्षा 9 में पढ़ चुके थे, लेकिन हम ये मान कर पढ़ा रहे हैं कि आप लोग इस महामारी में घर पर केवल खाए हो और सोए हो। इसलिए हम शुरू से ही इसका जो बेस है, बेस से ही शुरू कर रहे हैं। पदार्थ क्या होता है, या जिसको आप लोग द्रव्य बोलते हो। आपको पता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य से मिलकर बना होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो आपके आसपास जो भी दिखाई पड़ता है सभी द्रव्य हैं। द्रव्य क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है या द्रव्य कहलाती है। ध्यान सुनिएगा, हर वह वस्तु, जो भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ मास हो, वेट हो, तथा स्थान घेरती हो, उन सभी को हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो, वैसे तो हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, चलिए कुछ पढ़ ही ले। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकेंगे 2 मिनट के लिए। आप लोग पढ़े होंगे कि पदार्थ की केवल अवस्था के बारे में, तो आप लोग एक चीज़ ये भी पढ़े होंगे कि जो पदार्थ होता है इसके रूप केवल बदलते हैं, इसके रूप बदलते हैं। अगर हम बात का ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को बताया गया था कि पदार्थ की केवल रूप परिवर्तित होते हैं, या आप रासायनिक प्रक्रियाएं जब भी पढ़ते हो देखते हैं कि उनका जो अणु होता है वो बंध टूटता है, नया बंध बनता है, बन करके जो उत्पाद बनते हैं वो जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट के बराबर होती हैं, या रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, यानी अभिकर्मक और उत्पाद दोनों बराबर होते हैं। लेकिन बाद में हम लोग मेनली यही पढ़े हैं कि जो भी द्रव्य होते हैं उसके केवल रूप परिवर्तित होते हैं, उसके मास में कोई चेंजिंग आता नहीं है। लेकिन हम उसका केवल रूप परिवर्तित होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन आइंस्टीन ने बताया था कि ये उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी देते हैं। अब आप लोग देखे होंगे कि कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं, उस अभिक्रिया में ऊर्जा या तो मिलता है, या तो उस अभिक्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी पदार्थ होते हैं या द्रव्य होते हैं, अगर उनके रूप परिवर्तित हो रहे हैं तो, या उनकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, तो कुछ ऊष्मा की कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या होती है। पढ़ते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या होती है। आप लोग पढ़े ही हैं बहुत पहले ही, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, एक ठोस, द्रव, गैस। मेनली मुख्यतः हम लोग
पदार्थ की 3 अवस्था पढ़े हैं और पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक अवस्था और होती है जिसका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में। एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा नाम सुनते ही आप लोग क्या के सामने प्लाज्मा टीवी का फिगर आ गया होगा कि हाँ एक टीवी होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा टीवी शुरुआत में आई थी, काफ़ी महंगी थी, अब तो शायद नॉर्मल रेट में आ गई है, बहुत कम लोगों के पास है। ये प्लाज्मा के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, पहले हम ये देख ले रहे हैं। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेनली केवल हम 3 बातों पे ध्यान देंगे यहाँ पे, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, ठोस क्या होता है आप लोग को पढ़ा, आप बहुत पहले ही पढ़े हैं। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, ये सब पढ़े हो। ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। जो भी ठोस होते हैं, जैसे आपके पास एक क्रिकेट बैट है, आप क्रिकेट बैट को चाहे अंदर रूम में ले रखो, चाहे बाहर लेकर खेलो, चाहे जहाँ पे रख दो, उसका आकार और आयतन कभी चेंज नहीं होता है। कोई लोहे का टुकड़ा ले लो, ये कुर्सी ले लो, मेज़ ले लो, ये दीवार देख लो, ईंट देख लो, जो भी आप लोग देख रहे हो, जिसका आकार और आयतन चेंज ना हो, तो उसको हम बोलते हैं ठोस। एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे जो द्रव्य हो उसका रूप परिवर्तित होता है, उसका आकार परिवर्तित होता है। जैसे ठोस है, ठोस को अगर हम टेम्परेचर देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बर्फ़, ठोस में क्या पढ़े होंगे, बर्फ़। बर्फ़ को आप जब ताप देते हो तो ठोस परिवर्तित हो जाता है द्रव में, यानी बर्फ़ किस में परिवर्तित हो जाता है, पानी में। लेकिन और ठोस, बर्फ़ क्या है, ठोस अवस्था में है, और टेम्परेचर देने पे, ताप देने पे क्या बन जा रहा है, द्रव। अब ध्यान दीजिएगा, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, गलनांक। या आप ये भी कह सकते हो, वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस या कुछ भी, हर चीज़ का तापमान अलग अलग होता है, तो वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाए, उसको हम बोलते हैं गलनांक। वह निश्चित ताप, चाहे जो निश्चित ताप है, सबका अलग अलग निश्चित ताप होता है, तो उसको हम बोलते हैं गलनांक। जैसे बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो गया, तो जिस ताप पर परिवर्तित हुआ है वह ताप उसका क्या कहलाता है, बर्फ़ का गलनांक कहलाता है। तो पहली बात आप लोग ठोस में पढ़े हो कि ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक है, ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। अगर हम बात करते हैं द्रव की, द्रव, अगर हम द्रव की बात करते हैं, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अब यहाँ पे 2 मिनट रुकेंगे, ध्यान देंगे हम लोग कि द्रव का आयतन क्या है। आयतन का मतलब कि उसकी जो मात्रा है, जैसे 1 लीटर पानी है, उसका आयतन कितना है, 1 लीटर। अगर हम 1 लीटर मान ले पानी है या दूध है, अगर उसको हम चाहे एक डिब्बे में रखें, चाहे एक बॉटल में रखें, चाहे भगोने में रखें, चाहे जहाँ रखें, उसका आयतन वही हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन उसका आकार बदलता है। ध्यान दीजिएगा इस बात का, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, निश्चित। द्रव, जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसको आप जिस पात्र में रखते हो वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, आकार ग्रहण कर लेता है, क्योंकि आपको बताया गया कि द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अगर आप बॉटल में रखेंगे तो बॉटल की तरह हो जाएगा, भगोने में रखेंगे तो भगोने की तरह हो जाएगा, ज़मीन पे गिरा देंगे तो पूरा जितना उसको मिलेगा जगह फैल जाएगा। लेकिन उसका जो आयतन है वो, जैसे 1 लीटर आपका द्रव है, दूध है, पानी है, तेल है, तो 1 ही लीटर रहेगा, चाहे भगोने में रखो, चाहे डिब्बे में रखो, चाहे जहाँ पे रखो, उसका जो आयतन है वो आयतन बदलेगा नहीं, आयतन हमेशा निश्चित होता है, जबकि आकार बदल जाता है। अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस, गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित। दोनों अनिश्चित का मतलब ये है
कि गैस को चाहे जिस पात्र में आप रखोगे, एक सिलेंडर में भरा हुआ रहता है तो सिलेंडर की तरह ही रहेगा, सिलेंडर में है सिलेंडर की तरह रहेगा। लेकिन अगर हम सिलेंडर को छोड़ दे रहे हैं, खोल दे रहे हैं, तो गैस जहाँ भी जितना भी स्थान मिलेगा पूरे स्थान को वो ग्रहण कर लेगा। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा कि अगर धुएँ को, स्मोक, अगर बत्ती का धुआं है, अगर किसी डिब्बे में हम उसको भर दें, अगर ढक्कन खोल देंगे तो जितना भी रूम रहेगा पूरे रूम में क्या करेगा, फैल जाएगा। पहले एक बाटल में था, एक डिब्बे में था, लेकिन अगर उसको हम खोल दे रहे हैं तो पूरे रूम में फैल जाएगा। यानी इसका जो आयतन होता है और आकार होता है वो दोनों अनिश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस की चर्चा हो रही है भाई, यहाँ पे गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब हम ठोस की अवस्था के अगर हम बात करते हैं कि इसके ठोस के और क्या क्या गुण होते हैं, तो ठोस में एक होता है अंतरा आणविक बल। सभी में होता है। अंतरा आणविक बल का मतलब होता है कि वह बल जिससे उस पदार्थ के कण एक दूसरे के बांधे रखते हैं, एक दूसरे से बांधे रखते। मैं आप लोग को पहले बताया, वो पदार्थ जो होता है वो चाहे अणु के रूप में, चाहे आयन के रूप में हो, हाँ, परमाणु, चाहे जो भी है, वो सभी क्या कहलाते हैं, आपके पदार्थ होते हैं। तो कोई भी पदार्थ है उसके जो कण होते हैं वो कण एक दूसरे कण को अंतरा आणविक बल से पकड़े रहते हैं। जो ठोस होता है, ठोस में अंतरा आणविक बल का मतलब हुआ कि अणुओं के बीच लगने वाला बल बहुत अधिक होता है, उच्चतम होता है। क्या होता है, उच्चतम होता है। उच्चतम का मतलब बहुत अधिक होता है। इतना अधिक होता है कि ये देख रहे हो, इतना छोटे, एकदम एक दूसरे से क्या हुए, एकदम सटे हुए हैं, एकदम सटे हुए हैं, एक दूसरे से क्या हुए हैं, एकदम सटे हुए हैं। इनके बीच अंतरा आणविक बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इनके बीच क्या होता है, अंतरा आणविक बल क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अंतरा आणविक बल जो होगा, जिसका अधिक होगा, अंतरा आणविक बल जिसका अधिक होगा वो क्या कहलाएगा, ठोस। जिसके अंदर जितने अधिक अंतरा आणविक बल होंगे उसके अंदर उतने कम अंतरकोशिकीय स्थान, जिसको बोलते हैं हिंदी में इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी अंतरा आणविक बल, और बोलते हैं अंतरा आणविक, या आप ये कह सकते हो कि अंतरकोशिकीय स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी अंतरकोशिकीय स्थान। तो जिसके अंदर अंतरा आणविक बल अधिक होगा उसके अंदर अंतरकोशिकीय स्थान कम होगा। जो ठोस होते हैं, अच्छे जो ठोस होते हैं जो अच्छे ठोस होते हैं उनके अंदर अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है और अंतरकोशिकीय स्थान बहुत कम, लगभग शून्य के बराबर होते हैं। ध्यान सुनिएगा, दोनों में अंतर है। अंतरा आणविक बल का मतलब हुआ कि अणुओं के बीच लगने वाला बल, लेकिन अंतरकोशिकीय स्थान का मतलब हुआ कि जब यहाँ पे, जैसे आप मान के चलिए कि जैसे एक कण हुआ, एक कण हुआ, एक कण हुआ, सटा हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी हम लोग की हैबिट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है गोला, देख रहे हो, ये सटा हुआ है। लेकिन अगर ये एक कण यहाँ पे हो, एक कण यहाँ पे हो, एक कण यहाँ पे हो, एक कण यहाँ पे, इनकी बीच की जो दूरी है ज़्यादा हो जा रही है। ये जो दूरी दिखाई पड़ती है इसी को बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। ये देख रहे हो, जो दूरी, ये जो दूरी दिखाई पड़ रही है, इसमें देख रहे हो दूरी दिखाई पड़ रही है, बहुत कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें दूरी देख रहे हो, कण दूर दूर है। यानी जब कण दूर दूर होंगे तो अंतरा आणविक बल कम लगेगा और अंतरकोशिकीय स्थान जो होगा वो अधिक होगा। जो ठोस होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जो ठोस होते हैं, ठोस में अंतरा आणविक बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है, जबकि अंतरकोशिकीय जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ठोस
असंपीडी होते हैं। संपीडी का मतलब समझते हो बेटा, अगर किसी को आग प्रेस करोगे, प्रेशर लगाओगे, अगर वो दब जाए, जैसे रबड़ है, रबड़ संपीडीय संपीडियता दर्शाता है तो दबता है कुछ, लेकिन लोहे को आप दबाओगे तो दबेगा नहीं, दबेगा। ठीक, तो इनके अंदर असंपीडीय स्थान जो होता, ये असंपीडीय होते हैं। जो ठोस होते हैं क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं। और एक बात जानते हो आप लोग, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लें कि जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ ठोस अवस्था है, पानी द्रव है, भाप क्या है आपका, गैस। आपको पता है, अगर आप ठोस को ताप देते हो, ये जो आप देख रहे हो ये ताप का चिन्ह होता है, टेम्परेचर। अगर उसको आप ताप देते हो तो ठोस गल करके क्या बन जा रहा है, बर्फ़ गल करके द्रव यानी पानी बन जा रहा है। आपको बताया जिस निश्चित ताप पर बर्फ़ पिघल करके द्रव अवस्था में या पानी में परिवर्तित हो जाता है उसको हम गलनांक बोलते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पे द्रव बॉयल कर जाए, बॉयल यानी क्वथनांक, क्वथन कर जाए यानी भाप परिवर्तित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बॉइलिंग पॉइंट इसको शॉर्टकट में बीपी लिखते हैं, इसको एमपी लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, आप जब ताप देते हो तो द्रव किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस। लेकिन आप ध्यान दिए हो कि यहाँ पे थोड़ा सा ताप दिए तो द्रव बना, लेकिन द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आप जानते होंगे कि 100 का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जो प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा की अवस्था वह अवस्था है उच्चतम ताप, यानी कि गैस आपका बना 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गैस बन गया। लेकिन जो प्लाज्मा बनता है बेटा, वो बहुत अधिक ताप देने पर क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है। देखो प्लाज्मा के लिए आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, प्लाज्मा ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा का एक उदाहरण आप लोग ध्यान दीजिएगा। बारिश का मौसम चल रहा है, जब ऊपर आसमान में बादल देखे होंगे आप लोग सभी लोग, तो बादल जब चलते हैं तो देखते हैं कभी कभी बादल के बीच में घर्षण होता है, टकराते हैं। जब बादल के बीच टकराते हैं तो वहाँ से बिजली उत्पन्न होती है, यानी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके जो गैस के कण हैं वो क्या हैं, दूर हैं। गैस के कण, एक कण यहाँ पे, एक कण यहाँ पे, यानी इनके बीच अंतर कोशिकीय स्थान अधिक है और अंतरा आणविक बल न के बराबर है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा वह अवस्था होती है जिसमें उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत दूर रहते हैं, फ्री रहते हैं, एकदम फ्री रहते हैं। इनकी कोई मतलब, इनके अंदर कोई फोर्स नहीं होता कि एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करें या एक दूसरे को पकड़े रहें। यहाँ पे कोई एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं रहता है, बहुत दूर रहते हैं। किसमें, प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत दूर होते हैं। आपको पता है कि गतिज ऊर्जा इन्हीं के फ्लो होने के कारण होता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप ध्यान दे हो कि इनके अंदर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ये कण इलेक्ट्रॉन इतने दूर होते हैं, दूर रहने के कारण इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। क्या होता है, करंट फ्लो होता है। आप इसका उदाहरण ये देख लीजिए, बिजली जो चमकती है, ये प्लाज्मा वो अवस्था जब बादल से टकराते हैं, जिस समय वहाँ से बिजली निकलती है वो अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जब बादल पूरा अवस्था नहीं प्लाज्मा कहलाती है, लेकिन जब बादल से टकराते हैं तो उस बिजली उत्पन्न होती है, तो उस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा एक टीवी भी आप लोग देखेंगे, जब शुरुआत में टीवी आई थी प्लाज्मा का बहुत डिमांड था, उसमें भी प्लाज्मा का ये मतलब था कि इसमें जो कलर होते थे बेटा, हाँ, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कुछ भी इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, तो जिसमें जितना अच्छा फ्लो करेगा वो उतना अच्छा माना जाएगा। तो इसमें वो कलरफुल दिखाई पड़ते हैं, उतने अच्छे कलर में दिखाई पड़ते हैं। तो जो प्लाज्मा टीवी होती है बेटा, वो भी इसीलिए उसका आप कलर देखोगे, दूर देखोगे, बहुत अच्छी होती है देखने में, उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा उसी की बेस बना कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री रेडिकल, मतलब एकदम फ्री रहते हैं। ठीक है, अब ये आज का क्लास हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ
या ठोस के प्रकार, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा आगे वाले वीडियो हम लोग करेंगे। धन्यवाद।